हेलो बच्चों, नवांकुर डिजी लेसन में आपका स्वागत है। मैं आपको आज कक्षा 11 वाणिज्य संकाय के विषय अकाउंटेंसी में बेस ऑफ अकाउंटिंग, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग के विषय में बात कर रहे थे अपन पहले। उसी से आगे बात करेंगे। पहले वीडियो में आपको लेखांकन की प्रणालियों पर चर्चा हुई थी। लेखांकन की मोटे तौर पर दो प्रणालियाँ होती हैं, गहरा लेखा प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली, और फिर दोहरा लेखा के अंतर्गत रोकड़ प्रणाली और महाजनी प्रणाली, इस पर अब चर्चा हुई थी। अब कक्षा 11 अकाउंटेंसी में जो आपको लेखांकन का कार्य सिखाया जाएगा या आप सीखेंगे वो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। तो दोहरा लेखा प्रणाली क्या है, क्या इसके अंदर खूबियां हैं, क्या इसके अंदर कमियां हैं, क्या इसके सिद्धांत हैं, ये सारी बातों को लेकर के आज मैं आपसे बात करूंगा। आप बड़े ध्यान से सुने, क्योंकि कक्षा 11 का जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है उसमें पूरा का पूरा दोहरा लेखा पर आधारित है। उसी का आप अभ्यास करेंगे, उसी को सीखेंगे। तो अगला प्रश्न देखें आप। पिछले वीडियो में आप प्रश्न क्रमांक 4 तक पढ़ चुके थे। अब 5वें प्रश्न में देखो, दोहरा लेखा प्रणाली का आशय लिखते हुए उसकी 5 विशेषताएं बताना है। तो बच्चों, दोहरा लेखा का क्या अर्थ होता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके विषय में आप ध्यान से सुनें। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दोहरा लेखा अर्थात प्रत्येक सौदे का दोहरा लेखा करना। अब दोहरा लेखा का करने का मतलब यहाँ 2 बार लिखना नहीं है बच्चों, ये ध्यान से सुनें। यहाँ दोहरा लेखा का क्या अर्थ निकलता है वो देखें कि व्यापार में कोई भी सौदा या व्यवहार हमेशा 2 खातों पर प्रभाव पड़ता है। व्यापार में कोई भी व्यापारी लेन देन करेगा, किसी से कोई चीज़ खरीदेगा, किसी को कोई चीज़ बेचेगा, किसी को कोई पैसा देगा, तो हमेशा इसका जो प्रभाव है 2 खातों पर पड़ता है। इसमें एक पाने वाला होता है और एक त्याग करने वाला होता है, और दोनों में ही लेखा करना, यही दोहरा लेखा कहलाता है। आप विभिन्न उदाहरणों से इसको समझेंगे। बहुत सारे उदाहरण आपके सामने आएंगे, बहुत सारे उदाहरण मैं दूंगा। हर लेन देन में आपको हमेशा 2 खाते दिखाई देंगे और दोनों खातों पर प्रभाव पड़ो, और दोनों खातों के विपरीत पक्ष में पड़ता है। एक खाते के डेबिट पक्ष में होता है तो दूसरे खाते के जमा पक्ष में होता है। तो इन दोनों खातों के विपरीत पक्ष में लेखा करना ही दोहरा लेखा कहलाता है। इसी को दोहरा लेखा कहा जाता है। अर्थात एक खाते को हम डेबिट में करेंगे तो दूसरे को क्रेडिट करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों डेबिट हो जाएं, दोनों क्रेडिट हो जाएं। इसी को दोहरा लेखा प्रणाली कहते हैं। इसी से इसका नाम दोहरा लेखा प्रणाली पड़ा है। तो हर सौदे का हमेशा 2 को, एक उदाहरण देता हूँ, उदाहरण से आप समझें कि जैसे ए नाम का एक कोई व्यापारी है और उसने 10,000 रुपये नकदी का फर्नीचर खरीदा। तो बच्चों, यहाँ मैं बता रहा हूँ कि उसने 10,000 का फर्नीचर खरीदा है, तो वे कौन कौन से 2 खातों पर प्रभाव पड़ेगा। नंबर 1, वो फर्नीचर खरीद रहा है, अभी उसके पास फर्नीचर शून्य स्थिति में था, तो 10,000 का उसके पास फर्नीचर हो जाएगा, तो एक फर्नीचर खाते पर प्रभाव पड़ा। दूसरा है, वो नगद खरीद रहा है, तो इतना पैसा उसका नगद चला जाएगा। नगद को रोकड़ खाता बोलते हैं अकाउंटिंग की भाषा में। रोकड़ खाते पर प्रभाव पड़ेगा। तो 2 खाते हो गए, फर्नीचर खाता और एक रोकड़ खाता। ये कैसे पहचानते हैं, इसके विषय में आगे बताया जाएगा। इस पहचानने का एक तरीका होता है और धीरे धीरे अभ्यास से ये आता है। तो आपने देखा कि इस व्यवहार में 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। 2 खातों में अमाउंट बढ़ रहा है या घट रहा है, एक में बढ़ेगा और एक में घटेगा। तो एक फर्नीचर खाते में राशि जा रही है और एक रोकड़ खाते में जा रही है। तो नियम अनुसार मैं यहाँ फर्नीचर खाते को डेबिट करूँगा और रोकड़ खाते को क्रेडिट करूँगा। कैसे करूँगा वो आगे बताऊँगा, क्यों कर रहा हूँ। बट इस उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि कोई भी लेन देन, कोई भी सौदा व्यापार में होगा तो वो हमेशा 2 खातों को प्रभावित करता है। दोनों खातों के हमेशा विपरीत पक्ष होंगे, विपरीत पक्षों में उसका लेखा होगा। इसी को दोहरा लेखा प्रणाली के नाम से जाना जाता है।
ये अत्यंत लोकप्रिय प्रणाली है। ये प्रणाली संपूर्ण विश्व में अपनाई जाती है। अपने भारतवर्ष में सभी व्यापारी लगभग इसी प्रणाली से लेखांकन का कार्य करते हैं। पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। अब इसकी विशेषताएं देखें आप। प्रत्येक सौदे का प्रभाव दो खातों में पड़ता है। पहली विशेषता है कि इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक सौदे का प्रभाव दो खातों पर, प्रभाव से मतलब होगा दो खातों में राशि या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। एक में कम होगी तो दूसरे में ज़्यादा होगी, वो सौदे के ऊपर निर्भर करता है। तो हमेशा दो खाते होंगे। और वे दो खाते कौन कौन से हैं वो पहचानना आप सीखेंगे। दोनों में लेखा करेंगे, इसी को दोहरा लेखा, जिसमें एक पक्ष नामे होगा और दूसरा पक्ष जमा होगा। फिर प्रत्येक खाते के दो भाग होते हैं इस प्रणाली में। प्रत्येक खाते के, पहले भी मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, आय, व्यय से संबंधित लेन देनों को हम एक पुस्तक विशेष में लिख लेते हैं। पुस्तक, जिसको अकाउंटिंग की भाषा में बहियाँ बोलते हैं। हिसाब किताब की जो रजिस्टर होते हैं उनको पुस्तकें या बुक्स या बहियों के नाम से जाना जाता है। और हर व्यक्ति, वस्तु, आय, व्यय को लिखने के लिए एक पेज विशेष पे लेखा करते हैं। तो जहाँ हम इसका लेखा करते हैं इसको खाता बोलते हैं। और खाते के दो भाग होते हैं। बाईं ओर के भाग को हम नाम बोलते हैं और दाईं ओर के भाग को जमा बोलते हैं। इसको डेबिट क्रेडिट के नाम से ही जानते हैं। तो यहाँ दिया दूसरा दिया है, विशेषता दी है कि प्रत्येक खाते के दो भाग होंगे। बाईं ओर के भाग को हम नाम और दाईं ओर के भाग को जमा बोलेंगे। ये इसकी विशेषता होती है दोहरा लेखा प्रणाली में। बच्चों यहाँ ये लिखने की शुरुआत हो रही है तो उसको ध्यान से देखें। प्रभावित खातों के परस्पर विपरीत पक्ष में लेखा होता है। इस प्रणाली के अनुसार जो दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, जिन दो खातों में राशि कम या ज़्यादा हो रही है, उनके हमेशा विपरीत पक्ष में लेखा होता है। यदि एक खाते के हम नामे पक्ष में लिख रहे हैं तो दूसरे खाते के जमा पक्ष में लिखेंगे। एक के बाएं ओर होगा तो बाएं दाएं नहीं बोलेंगे। जब अपन लेखांकन का काम करेंगे तो फिर आपको ऐसा बोला जाएगा, नामे तरफ नामे कर दो इसको, जमा। नामे करने का मतलब आपको बाएं तरफ इसको लिख देना है, जमा करने का मतलब आपको दाएं तरफ इसको लिख देना। ये साधारण सी बात होती है। फिर दोहरा प्रभाव, दोहरा लेखा, इसके अनुसार प्रत्येक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है जो लेखांकन की द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित है। लेखांकन की द्विपक्षीय अवधारणा इसी को बोलते हैं कि प्रत्येक डेबिट के लिए क्रेडिट का होना जरूरी होता है। ये द्विपक्षीय अवधारणा के नाम से जानी जाती है। दोहरा प्रभाव इसी को बोलते हैं। वैधानिक मान्यता की दृष्टि से बात करें तो ये प्रणाली संपूर्ण विश्व में अपनाई जाती है एवं कंपनी विधान द्वारा मान्यता है। अपने जो कंपनी कानून है उसके द्वारा कंपनियों को इस विधि से लेखांकन करने की प्रणाली को मान्यता दी गई है। अर्थात यहाँ भारतवर्ष में जितनी भी कंपनी है वह दोहरा लेखा प्रणाली पर दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से ही लेखांकन का काम करती हैं। पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली भी है इसके लिए। तो ये बच्चों दोहरा लेखा प्रणाली से आशय हो गया, उसकी विशेषताएं हो गई। अब पूरे वर्ष कहूँ या कहूँ कि कक्षा 11 में जो लेखांकन का पूरा काम है वो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित है। इसके विषय में ही अपन चर्चा करेंगे। अभी शुरुआत यहीं से होगी। कैसे कैसे और क्या क्या होता है वो धीरे धीरे करके अपन आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन क्रमांक 5 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। दोहरा लेखा प्रणाली के आधारभूत सिद्धांत को समझाना है आपको, या इसको कह सकते हैं प्रत्येक नाम के लिए एक जमा का होना आवश्यक है। समझाइए। तो अभी पिछले प्रश्न में ही आया था कि दो खातों पर प्रभाव होगा तो एक खाते के लिए हम नाम करेंगे और दूसरे को जमा करेंगे। तो दोहरा लेखा प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत है कि प्रत्येक व्यवहार के लिए दो पक्ष होना आवश्यक है, जिसका कि प्रभाव प्रत्येक व्यापारी के यहाँ दो खातों पर पड़ता है। प्रभावित खातों में से एक पाने वाला होता है और दूसरा त्याग करने वाला होता है, जिन्हें क्रमशः नाम, इंग्लिश में इसको डेबिट बोलते हैं, और जमा, क्रेडिट, दोनों ही पक्षों में लेखा किया जाता है। अतः दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत है कि प्रत्येक नाम के लिए एक जमा का होना आवश्यक है, तभी दोहरा लेखा संभव होगा। साधारण सी बात होगी। दोहरा लेखा प्रणाली का जो आधारभूत सिद्धांत है वो ये सिद्धांत है कि कोई भी सौदा होगा, कोई भी लेन देन होगा, किसी को पैसा देंगे या लेंगे, कोई चीज़ खरीदेंगे या बेचेंगे, हमेशा ये दो खातों पर प्रभाव डालेगा और इसके हमेशा दो पक्ष होंगे। एक नामे पक्ष होगा और एक जमा पक्ष होगा। एक खाते के नामे में लिखेंगे तो दूसरे खाते के जमा में लिखेंगे।
इसी को दोहरा लेखा प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत के नाम से जानते हैं। या ये कह सकते हैं कि प्रत्येक नाम के लिए एक जमा का होना आवश्यक है। केवल एक किसी खाते के एक नामे पक्ष में या एक जमा पक्ष में ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अब खाते कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम और जमा करने के नियम लिखिए अथवा खातों के वर्गीकरण को समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। या सवाल की दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से ये थ्योरी का क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। इसको ध्यान से सुनें, पढ़ें, बार बार अभ्यास करने से ही इसको सीखते हैं। तो जैसे कि खाते के विषय में अपन ने बात की थी कि खाता क्या चीज़ होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु या आय व्यय से संबंधित लेन देनों को हम जहाँ लिख लेते हैं वो खाता कहलाते हैं, खाते के नाम से। फिर मैंने आपको बताया कि एक खाते के डेबिट में लिखते हैं तो दूसरे खाते के क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये कैसे लिखते हैं, ये बात यहाँ सारी बातें इसमें क्लियर होंगी। तो दोहरा लेखा प्रणाली के मूल सिद्धांत के आधार पर लेखांकन करने के लिए कुछ सहायक सिद्धांत प्रतिपादन किया गया है। इन सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न प्रकार के खातों को नाम और जमा किया जाता है। एक तरह से सहायक सिद्धांत है लेखांकन। खातों को नाम और जमा करने के आधार पर सामान्यतः 3 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम खातों के प्रकार के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान से देखिए। व्यक्तिगत खाते, ये वे खाते होते हैं जिनमें व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी के साथ किए गए लेन देनों का लेखा किया जाता है। एक व्यवहार में व्यक्ति या तो पाने वाला होता है या देने वाला होता है। अब व्यक्ति का मतलब क्या होता है ये देखें। तो लेखांकन की दृष्टि से आप और मैं तो व्यक्ति हैं ही, मैं व्यक्ति हूँ, आप भी सब व्यक्ति हैं। बट जो संस्थाएं होती हैं, फर्म होती हैं, कंपनी होती हैं, इनको भी व्यक्ति ही माना जाता है। ये कृत्रिम व्यक्ति होते हैं। कृत्रिम व्यक्ति मतलब व्यक्ति ना होते हुए भी व्यक्ति मानना। इनके साथ किए गए लेन देन व्यक्ति कहलाएंगे। जैसे नवांकुर विद्यापीठ एक संस्था है, इसको व्यक्ति मानेंगे। ए लिमिटेड एक कंपनी का नाम है, इसको व्यक्ति मानेंगे। राम श्याम ट्रेडर्स ये फर्म का नाम हो गया, इसको भी व्यक्ति मानेंगे। तो इससे किए गए सारे लेन देन व्यक्ति की तरह होंगे। तो व्यक्तिगत वे खाते होते हैं जिनका संबंध किसी व्यक्ति से हो या फर्म से हो या संस्था से हो या कंपनी से हो। ऐसे सारे लेन देनों को का लेखा करते समय हमेशा व्यक्तिगत खाता प्रभावित होता है। जैसे मैंने कहा कि ए से फर्नीचर खरीदा, तो एक यहाँ फर्नीचर खाता होगा और एक ए का खाता होगा। तो ए का खाता कौन सा खाता हो गया, व्यक्तिगत खाता होगा। तो जैसे पहले मैंने आपको पहले अध्याय में आपने लेखांकन के चरण पढ़े थे, तो वहाँ सबसे पहले था पहचानना, सौदे की पहचान करना। ये पहचान नहीं है, इसको पहचान नहीं बोलते हैं। कि जब आप लेखांकन का काम करेंगे, लिखने का काम करेंगे, तो सबसे पहले आप उस सौदे को पहचानेंगे। पहचानने का मीनिंग यही होता है कि उससे जो भी सौदा, जो लेन देन हुआ है, उस सौदे में कौन कौन से 2 खाते हैं। हमेशा हर सौदे में 2 खाते मिलेंगे। एक व्यक्ति होगा, एक वस्तु होगा, या नाम मात्र का होगा, या दोनों व्यक्ति होंगे या दोनों वस्तु होंगे। तो जैसे मैंने अभी बोला, ये मैंने ए से फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ एक फर्नीचर खाता है और एक ए का खाता है। ए यहाँ व्यक्ति है। तो ए बी सी डी, राम श्याम घनश्याम, ये सब व्यक्ति होते हैं। ये व्यक्तिगत खाते होते हैं। जहाँ कोई भी सौदा होगा, हम किसी व्यक्ति से पैसा लेंगे या किसी व्यक्ति को पैसा देंगे, किसी व्यक्ति से उधार सामान खरीदेंगे, किसी व्यक्ति को उधार सामान बेचेंगे, तो वहाँ व्यक्तिगत खाता प्रभावित होगा। अब इसका डेबिट क्रेडिट करने का नियम समझिए बच्चों। सिंपल सा नियम है। यदि व्यक्ति हमारे लिए पाने वाला है, हमारे लिए, तो उसको नाम करते हैं, और हमारे लिए देने वाला है तो जमा करते हैं। जैसे अभी मैंने ए से फर्नीचर खरीदा था, तो ये हमारे लिए देने वाला हुआ, तथा ए का खाता जमा हुआ। अब मैं कहूँ कि मैंने ए को नगद दिए, तो ये मेरे लिए पाने वाला होगा, तो ए का खाता नामे होगा। तो जब व्यापारी के लिए सामने वाला व्यक्ति पाने वाला हो, तो उसको डेबिट साइड में लिखते हैं, अर्थात डेबिट करेंगे, और व्यापारी के लिए व्यक्ति देने वाला है तो जमा करेंगे। ये सहायक सिद्धांत है इसका। तो व्यक्तिगत व्यक्ति की परिभाषा व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी से होती है, उसको व्यक्ति मानते हैं लेखांकन की दृष्टि से।
व्यक्तियों पर कोई भी सौदे का व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है तो उसका नियम है पाने वाले व्यक्ति को नामे करते हैं और देने वाले व्यक्ति को जमा करते हैं। ये व्यक्तिगत खाते का नियम होगा। अब दूसरा खाता देखो, वास्तविक खाता या वस्तुगत खाते होते हैं। ये वे खाते होते हैं जिनका संबंध वस्तुओं और संपत्तियों के लेन देनों का लेखा किया जाता है, वो वस्तुगत खाते का। जैसे अभी मैंने बोला था ए से फर्नीचर खरीदा, ये तो व्यक्ति हुआ। दूसरा खाता फर्नीचर है, फर्नीचर वस्तु होती है। तो व्यापारी जिन चीज़ों का व्यापार करता है वो सब वस्तुएं कहलाती हैं, जिसको हम क्रय विक्रय बोलते हैं। खरीदता है तो क्रय और बेचता है तो विक्रय। और दूसरी चीज़ें खरीदता है जो बेचने के लिए नहीं होती हैं वो संपत्तियाँ कहलाती हैं। जैसे उसके ऑफिस में कूलर लगा है, कूलर उसकी संपत्ति है। जनरेटर है, कंप्यूटर है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, और बहुत सारी व्यापार में उपयोग आने वाली चीज़ें होती हैं जो बेचने के लिए नहीं हो, उन सबको संपत्तियाँ बोलते हैं। वो संपत्तियों की विशेषता होती है कि वो बेचने के लिए नहीं होती हैं, लंबे समय तक उपयोग में आती हैं। और लेखांकन जब हम करते हैं तो उनको उसी नाम से जानते हैं। कूलर आपने खरीदा तो कूलर को कूलर ही बोलेंगे, क्रय नहीं बोलेंगे। इसके लिए क्रय विक्रय केवल उसको बोलेंगे जिन चीज़ों का वो व्यापार करता है। खरीदता है तो क्रय, वो बेचता है तो विक्रय। तो बच्चों, वस्तुगत खाते से मतलब जिनका संबंध वस्तुओं से हो या संपत्तियों से, तो ये वस्तुगत खाते कहलाते हैं। तो उदाहरण हो गया, माल खरीदता है तो इसको क्रय, क्रय खाता एक वस्तुगत खाता हो गया। माल बेचता है तो विक्रय, ये वस्तुगत खाता हो गया। पंखा खरीदा, ये संपत्ति हो गई। फर्नीचर खरीदा, ये संपत्ति हो गई। मोटरसाइकिल खरीदी, ये संपत्ति है व्यापार की। बहुत सारी संपत्तियाँ होती हैं। तो इन खातों को वस्तुगत खाते के नाम से जाना। अब इसका डेबिट क्रेडिट करने का नियम क्या है? यदि वस्तु व्यापार में आए तो नामे करेंगे और व्यापार से जाए तो जमा करेंगे। तो अभी पहले वाले उदाहरण में मैंने व्यक्तिगत खाता जब बता रहा था, मैंने कहा ए से फर्नीचर खरीदा, ये तो व्यक्ति है और फर्नीचर वस्तु है। तो फर्नीचर देखो फर्नीचर आ रहा है यहाँ पर, फर्नीचर खाते को मैं डेबिट करूँगा और ए दे रहा था तो जमा करूँगा उसके लिए। ये नियम हो गया कि आने वाली वस्तु को नाम और जाने वाली वस्तु को। जब का वस्तु कभी व्यापार से जाती है तो व्यापार में वस्तु सामान्यतः व्यापारी जब कोई चीज़ को बेचता है तभी जाती है। तो ये वस्तुगत खाता हो गया आपका, या इसको वास्तविक खाता के नाम से भी जानते हैं। नाम मात्र के खाते के होते हैं। ये वे खाते होते हैं जिनमें व्यापार के आय और व्यय या लाभ हानि का लेखा किया जाता है। खातों को अवास्तविक खाते या आय व्यय के खाते या नाम मात्र के खाते भी इनको कहा जाता है। अवास्तविक खाते, आय व्यय के खाते और नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। अब आय व्यय के खाते कौन से होते हैं? व्यापारी जैसे कोई चीज़ खरीदता और बेचता है, खरीदना बेचना ये तो वस्तुगत खाते हो गए। अब इस खरीदी बिक्री के साथ साथ उसको बहुत सारे ऐसे दैनिक खर्च करना होते हैं जिनका उसका व्यापार से संबंध होता है। जैसे कर्मचारी को वेतन देता है, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, दुकान किराए की है तो किराया, ये सब नाम मात्र के खाते के नाम से जाते हैं और व्यय के हुए। अब कभी कभी आय भी होती है, जैसे व्यापारी बैंक से लोन ले लेता है तो उसको ब्याज देना पड़ता है, ये नाम मात्र का खाता, ब्याज खाता, व्यय का खाता है। अब कभी कभी व्यापारी बैंक में अतिरिक्त पैसा होता है तो जमा भी कर देता है तो उसको उस पर ब्याज मिलता है, तो ये ब्याज जो मिल रहा है वो आय का खाता है। कभी कभी ऐसा होता है व्यापारी के पास 4 शटर होते हैं, 4 में से 2 व्यापार में उपयोग करता है और 2 मान लीजिए उसने किराए पर उठा दिए, तो उसको जो किराया मिल रहा है तो वो आय हो गई। तो ये आय और व्यय भी बोलते हैं इनको, या लाभ और हानि की होती है। तो एक तरह से इनकी जो उपयोगिता होती है वो अल्पकालिक होती है। इनकी राशि सामान्यतः छोटी मोटी होती है, यूज ऑन थ्रो जैसी स्थिति होती है इनकी, वो नाम मात्र के खाते कहलाते हैं। इनको व्यय और हानि या आय और लाभ करें तो इनका डेबिट क्रेडिट करने का जो नियम है, व्यय या हानियों को नामे करते हैं, आय और लाभ को जमा करते हैं। यदि कोई ऐसा लेन देन है इसमें व्यय हो रहा है या हानि हो रही है तो डेबिट पक्ष में जाएगा, या कोई आय हो रही है और लाभ हो रहा है तो जैसे मैं कहूँ किराया दिया, किराया हमने दिया तो व्यय हुआ तो ये नामे लिखेंगे। अब हमें कमीशन मिला तो कमीशन क्या हो गया, आय हो गई, इसको जमा में लिखेंगे। ब्याज मिला, आय हो गई तो इसको जमा में लिखेंगे। ये आय के खाते, नाम मात्र के खाते हो गए। तो इस तरह से बच्चों मोटे तौर पे खातों को 3 भागों में बांटा है, व्यक्तिगत खाते,
वास्तविक खाते और नाम मात्र के खाते। तो जब आप लेखांकन का काम करेंगे तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, पहचानने वाला, पहचानने का मतलब ही यही होता है कि कोई भी सौदा हुआ है तो उसमें आप सबसे पहले ये ढूंढेंगे उसमें कौन कौन से दो खाते हैं, दो खातों के नाम ढूंढेंगे और फिर ये देखेंगे कि वो व्यक्तिगत है कि वस्तुगत है कि नाम मात्र। फिर लिखने का काम आता है। लिखने का काम उसको डेबिट और क्रेडिट करना। यदि वो पाने वाला व्यक्ति है तो डेबिट करेंगे, और देने वाला है तो क्रेडिट। आ रही है वस्तु तो डेबिट करेंगे, और जा रही है तो क्रेडिट करेंगे। व्यय है तो डेबिट करेंगे, और आय है तो क्रेडिट करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन था पहले अध्याय में कि लेखांकन के जो आपके सोपान थे उसमें दिया था कि सौदे की पहचान करना, इसी को पहचान करना बोलते हैं। पहचान करने के बाद फिर था उसमें मेजरमेंट करना, मापना होता है। तो मापने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई प्रश्न में ही राशि दी रहती है कि 10,000 दें या वैसे 20,000 दिए, 10,000 खरीदे या 50,000 का माल खरीदा तो माप। फिर लिखने का काम होता है। लिखने का काम मतलब संबंधित पुस्तकों में, बहियों में उसको डेबिट क्रेडिट करके लिखना है। तो कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा खाता क्रेडिट होगा, वो ये मीनिंग था वहाँ पर जो आपको चरण बताए गए थे। उस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो सबसे पहले सौदे को हम पहचानते हैं, फिर मापते हैं, मुद्रा में मापा जाता है। तो आपने को मापने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बट कभी कभी कैलकुलेशन करते हैं कि 1,000 रुपये महीने यदि दे रहे हैं और साल भर का दिया है तो 12,000 हो गए, वो राशि तो दी रहेगी उसको, फिर लिखा जाता है। तो यहाँ लिखने से मतलब यही है कि खाते को डेबिट करना और क्रेडिट करना। तो जब कोई भी सौदा होगा तो सबसे पहले आप यही पहचानेंगे उसमें कि कौन कौन से दो खाते हैं। फिर दूसरा काम होगा उनके प्रकार क्या हैं, व्यक्तिगत है, वस्तुगत है, नाम मात्र। फिर नियम अनुसार उसमें डेबिट क्रेडिट का फार्मूला आप लगा देंगे। यदि व्यक्ति पाने वाला है तो डेबिट कर देंगे, देने वाला है तो जमा कर देंगे। वस्तु आ रही है तो नामे कर देंगे, जा रही है तो जमा करेंगे। व्यय है तो नामे करेंगे और आय है तो जमा करेंगे। ये नियम होता है। तो ये प्रश्न क्रमांक 7 बहुत महत्वपूर्ण है कि दोहरा लेखा प्रणाली की शुरुआत यहीं से हो रही है। तो ये आपको थ्योरी की दृष्टि से, व्यवहारिक सवालों की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप ठीक से पढ़ें। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन के चरण या सोपान लिखिए इसमें। तो जैसे बच्चों आप जानते हैं, आप पढ़ते हैं तो आपके शिक्षण का जो सत्र होता है वो 1 वर्ष का होता है। ऐसी लेखांकन में भी लेखांकन का काम जो होता है वो 1 साल के लिए होता है, और 1 साल बाद व्यापारी ये पता कर लेता है कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि। जैसे आपकी भी 1 साल में परीक्षा पूरी हो जाती है और फिर आप लास्ट में अपन देखते हैं कि आपका परीक्षा परिणाम क्या रहा। जैसे आपका पढ़ाई का स्टेप भी मोटे तौर में 3 चरणों में ख़त्म हो जाता है, तिमाही परीक्षा, छमाही परीक्षा और फिर वार्षिक परीक्षा। ऐसे ही लेखांकन में भी 3 चरण होते हैं। कोई भी व्यापारी दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत लेखांकन का काम करता है तो उसको 3 चरणों में ये काम करना होता है। 3 स्टेप इसको चरण या सोपान के नाम से जानते हैं। तो पहला है प्रारंभिक लेखा। प्रारंभिक लेखे का मतलब क्या होता है? देखो, व्यापार में जैसे ही कोई सौदा होता है, किसी को हम पैसा देते हैं या किसी से पैसा लेते हैं, कोई चीज़ खरीदते हैं, बेचते हैं, तो व्यापारी इसको सबसे पहले स्मारक बही में लिख लेता है। स्मारक बही को याददाश्त बही के नाम से भी जानता है। ये सिर्फ इसलिए लिख लिया था कि ताकि हम कोई सौदे को भूलें नहीं, क्योंकि व्यवहारिक रूप में ऐसा नहीं होता है कि हम कोई चीज़ खरीदें और बेचें, किसी को पैसा लें और दें और फिर हम अपने बुक्स में लिखना शुरू करें। ऐसा नहीं होता है। तो व्यापारी दिन भर लेन देन करता रहता है, वस्तु खरीदता बेचता रहता है और याददाश्त के लिए याददाश्त बही में लिख लेता है, और फिर समय अनुसार फिर वो अपनी बहियों में उनका लेखा करता है। तो जैसे ही व्यापार में कोई भी सौदा हुआ, सौदा मतलब किसी से कोई चीज़ खरीदी या बेची, किसी को पैसा दिया या लिया है, तो सबसे पहले इसको व्यापारी स्मारक बही में लिखता है। स्मारक बही एक साधारण कागज़ की बनी हुई बही होती है। इसको साधारण तौर से लिख लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैंने ए को 10,000 रुपये नकद दिए, तो स्मारक बही में लिख दूंगा कि ए का नाम लिख करके 10,000 रुपये नकदी सब लूँगा। ये सिर्फ याददाश्त के लिए, ताकि मैं आगे का काम इससे कर सकूँ। या इसको अपन ऐसे कैसे, जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, तो जब क्लास में आप पढ़ते हैं तो शिक्षक आपको पढ़ाता है, तो आप जो भी कक्षा में पढ़ाया जा रहा होता है, आप उसको अपनी रफ़ कॉपी में नोट कर लेते हैं।
रफ कॉपी में नोट करने का उद्देश्य ये होता है कि आपको जो आगे काम करना होता है, फेयर कॉपी में काम करना होता है, वो आपके लिए आधार का काम करता है। क्योंकि क्लास में पढ़ाई गई सारी चीज़ें आपको याद नहीं रहती हैं, इसलिए आप उसको रफ कॉपी में नोट कर लेते हैं और फिर फेयर कॉपी में पढ़ते हैं। तो ये रफ कॉपी तो नहीं होती है, बट तुलनात्मक अपन कह सकते हैं, रफ इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। सामान्यतः इसको बड़े बड़े व्यापारी रखते हैं, छोटे छोटे व्यापारियों का लेन देन कम होते हैं तो तुरंत ही वो लेखांकन का काम कर लेते हैं। इस वही में लिखने के बाद फिर जो रिकॉर्ड के हिसाब से होती है नियम अनुसार लिखने के लिए, वो नकल वही होती है, या इसको जनरल या अन्य सहायक वही के नाम से या रोजनामचा या दैनिक पंजी के नाम से जानते, उसमें लिखा जाता है। तो स्मारक वही सिर्फ याददाश्त के लिए, इसमें नियमों का पालन नहीं होता है, आप अपनी सुविधा अनुसार जैसा लिखना चाहें लिख लें उसके लिए। बट स्मारक वही की सहायता से फिर एक जो वही होती है लेखांकन की, प्रारंभिक लेखे की प्रथम वही होती है, जिसको नकल वही बोलते हैं, या जनरल या रोजनामचा या दैनिक पंजी या सहायक वही के नाम से भी जाना। तो ये एक तरह के रजिस्टर ही होते हैं और इनमें एक लिखने का एक तरीका होता है, नियम होता है, उसके तहत लिखते हैं। इसे ही प्रारंभिक लेखा कहते हैं। ये लेखांकन की पहली सीढ़ी है। तो साधारण सी बात ये हो गई कि जैसे ही व्यापार में कोई सौदा हुआ, लेन देन हुआ, तो व्यापारी नियम अनुसार एक निश्चित पुस्तकों में, निश्चित वहियों में, जिसको नकल वही या जनरल कहते हैं, उसमें लिख लेता है। ये लेखांकन की पहली सीढ़ी कहलाती है। ये प्रारंभिक चरण खत्म हो जाता है। इसी को बही खाता बोलते हैं। बही खाते की भी यही परिभाषा है कि व्यापार में कोई भी सौदा या लेन देन हुआ जिसको हम मुद्रा में व्यक्त कर सकते हैं, नियम अनुसार उनको पुस्तकों में लिखने की कला को बही खाता, ये प्रारंभ। अब अगला चरण आता है वर्गीकरण का। वर्गीकरण जैसे कि अभी मैंने बच्चों आपको बताया था कि आप कक्षा में पहले रफ कॉपी में लिखते हैं, फिर आगे जाके क्या करते हैं, आगे जाकर के आप क्या करते हैं, उसको फेयर कॉपी में उतारते हैं। फेयर कॉपी में जब उतारते हैं तो रफ कॉपी में जब आप सौदा लेन देन लिखते हैं या पढ़ाई लिखते हैं तो सभी विषय का एक साथ लिखते चले जाते हैं, अलग अलग नहीं लिखते हैं। कुछ विद्यार्थी अलग अलग करते हैं, बट घर जाकर जब करते हैं तो फिर हर विषय की अलग अलग, तो अलग अलग काफ़ी वर्गीकरण तो है ही। तो वर्गीकरण का मतलब है कि प्रारंभिक लेखी पुस्तकों में जो हमने सौदे लिखे हैं वो सभी तरह के सौदे हैं, क्रय भी, विक्रय भी, लेना भी, देना भी, आया गया, वो सब जैसे जैसे सौदा घटित होता गया वैसे वैसे लिखते गए। उसमें इस बात का ध्यान नहीं रखा गया है कि कौन सा सौदा कब लिखना है, आगे लिखना है, पीछे, वो सब लिखते चले जाते हैं। अब अगला जो काम होता है, जो प्रारंभिक लेखी की पुस्तक नकल वही है, उसमें लिखे हुए सौदों को उनकी प्रकृति के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार उनको अलग अलग करके एक अगली पुस्तक में लिखते हैं, जिसको खाता वही बोलते हैं, लेजर। उसमें उसका वर्गीकरण कर लेते हैं। क्योंकि यदि हम सारे सौदे एक बही में लिखते चले जाएंगे, साल भर लिखते चले जाएंगे, इतने सारे सौदे हो जाएंगे कि यदि हम किसी सौदे विशेष के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो प्रारंभिक लेखे की नकल वही से उसकी जानकारी नहीं मिलती है। क्योंकि लेखांकन का एक उद्देश्य भी है कि जो कुछ हमने लिखा है और हमें कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ती है तो हम उसको तत्काल रूप से उसको देख भी सकें। जैसे मैं ए नाम का कोई व्यक्ति आ जाए और आपसे पूछे कि बताइए मुझे कितने पैसे या लेने देने, तो आप नकल वही से देख करके ये नहीं बता सकती हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, नकल वही में जो सौदे आपने लिखे हैं, लेन देन लिखे हैं, उन लेन देनों को उनको प्रकृति के अनुसार, उनके स्वभाव के अनुसार उनको अलग अलग कर लेते हैं। अलग अलग करके एक अगले रजिस्टर में लिखते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि आप इस विषय की कॉपी लेके आइए, तो आपको सारी विषय की कॉपी लेके आने की आवश्यकता नहीं होती, और ये एक ही रजिस्टर में लिखे होते तो फिर मुश्किल काम होता आपके लिए। तो इसमें क्या करते हैं आप, स्वभाव से मतलब क्या होगा, देखिए जैसे मैं कहूँगा पेज नंबर 1 मैंने जितनी भी चीज़ें मैं खरीदूँगा या क्रय करूँगा उनको लिखूँगा, तो वो पेज नंबर 1 पर क्रय होगा। तो साल भर का क्रय का रिकॉर्ड मेरा पेज नंबर 1 पर रहेगा। अब पेज नंबर 2 पर जैसे मान लीजिए मैंने विक्रय का लेखा करने से, तो पेज नंबर 2 पर विक्रय रहेगा। 3 पर मैंने ए नाम के व्यक्ति के लेन देन लिखूँगा, 4 पर बी नाम के व्यक्ति को, ये वर्गीकरण कहलाए।
अब मुझे कभी भी जैसे क्रय की जानकारी देखना है तो 1 नंबर पेज खोलूँगा, सारे क्रय की जानकारी मिल जाएगी। विक्रय देखना है तो 2 नंबर, ए नाम के व्यक्ति का हिसाब किताब देखना है तो 3 नंबर पेज पे मिल जाएगा। तो इस तरह से हम जितने भी सौदे हुए हैं, लेन देन हुए हैं, उनको उनकी प्रकृति के अनुसार उनका वर्गीकरण कर लेते हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि सब सौदों का जब हम वर्गीकरण करते हैं, उनको स्वभाव प्रकृति के अनुसार करते हैं, तो एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक आय, एक व्यय से संबंधित एक ही स्थान पर लिखते हैं, चाहे कितनी ही बार उनसे हमने लेन देन किया हो। तभी तो एक सारांश के रूप में हमें जानकारी उपलब्ध हो गई। ऐसा नहीं है कि हमने 25 बार एक को पैसे दिए और 25 बार लिखते तो 25 पेजों पर लिखेंगे, एक ही पेज पर लिखा जाएगा। ये थोड़ा तकनीक का काम होता है और कौशल का काम होता है। इस काम को करने के लिए थोड़ा सा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। तो आपने पीछे मैंने आपको बताया था कि वही खाता और लेखांकन में क्या अंतर है। तो वही खाता नींव का काम कर रहा है। प्रारंभिक लेखा काम करना मतलब नींव हो गया, अब उस पर भवन बन रहा है। भवन बनना मतलब वर्गीकरण का जो काम हो रहा है, ये लेखांकन का काम। तो इस काम को करने के लिए हमें योग्य और कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है, प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता है। ये काम वही व्यक्ति कर सकता है जिसने कहीं प्रशिक्षण लिया हो। ये वर्गीकरण कहलाता है। तो पहला प्रारंभिक लेखा हो गया। प्रारंभिक लेखे में नकल बही या जनरल में हम सिर्फ सौदों को नियम अनुसार लिख लेते हैं। नकल बही में लिखने का आधार वाउचर होता है, वाउचर या प्रमाणक। इसके विषय में भी पहले मैंने शब्दावली में आपको बताया था कि कोई भी सौदा होता है, लेन देन होता है, उसका हमारे पास लिखित प्रलेख होता है, अभिलेख होता है, उसको वाउचर या प्रमाणक बोलते हैं। आगे भी एक अध्याय पूरा का पूरा वाउचर का है, उस पर बताऊँगा मैं आपको। तो नकल बही में लिखने का आधार वाउचर। जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो बिल होता है, बेचते हैं तो बिल होता है, किसी को पैसा देते या लेते हैं तो बिल होता है, उससे लिखा जाता है। और वर्गीकरण करने का आधार नकल बही या सहायक बही होती है। जैसे आप फेयर कापी में लिखते हैं तो फेयर कापी में लिखने का आधार आपके पास रफ कापी होती है, रफ कापी की सहायता से आप लिखते हैं। तो वर्गीकरण का जो काम होगा वो प्रारंभिक लेखिक पुस्तक से संपन्न होगा। तो ये बिना प्रारंभिक लेखे की वर्गीकरण करना कठिन काम है। तो पहले प्रारंभिक लेखा होगा, फिर वर्गीकरण का काम। अब तीसरा स्टेप है, चरण है, सोपान है, सारांश बोलते हैं। सारांश के अंतर में जैसे आप साल भर पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई का सारांश, आपकी जो वार्षिक परीक्षा होती है उसके आधार पर जो आपके पास अंक तालिका आती है, मार्कशीट आती है, मार्कशीट आपकी पढ़ाई की साल भर का सारांश तो है ही। उसमें सारांश ही तो लिखा है कि आपने क्या खोया क्या पाया, वो सारांश ही कहलाता है। ऐसे ही व्यापार का सारांश ये होता है, व्यापारी जिस उद्देश्य को लेकर के व्यापार कर रहा है और व्यापारी लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार करता है, तो वो साल के अंत में ये जानना चाहता है कि उसको लाभ हुआ कि हानि, और लाभ हुआ तो कितना, या हानि भी हो सकती है तो हानि होती है। तो ये जानने की जो प्रक्रिया होती है वो सारांश कहलाती है। तो पहले प्रारंभिक लेखा, फिर वर्गीकरण, वर्गीकरण के आधार पर फिर हम एक सारांश तैयार करते हैं। सारांश में एक व्यापार खाता बनाते हैं, व्यापार खाता और लाभ हानि खाता, इससे पता चलता है कि व्यापार में लाभ हुआ कि हानि। और एक चिट्ठा बनाया जाता है। चिट्ठा व्यापार की आर्थिक तस्वीर को बताता है। इसके विषय में विस्तार से आगे चर्चा करेंगे, चिट्ठा क्या होता है। तो संक्षेप में आप समझ लें कि व्यापार का यदि हमें लाभ हानि पता करना है तो एक व्यापार खाता और लाभ हानि खाते के नाम से खाता तैयार किया जाता है। और ये थोड़ा विशेष तकनीक का काम होता है, ये लेखांकन के अंतर्गत आता है, इसको एक कुशल व्यक्ति ही कर सकता है। और फिर चिट्ठा चिट्ठा आप इतना समझ लीजिए, व्यापार की एक आर्थिक तस्वीर है ना, बड़ा व्यापारी है छोटा व्यापारी, तो चिट्ठे से ही सिद्ध होता है कि बड़ा है कि छोटा है। ये सारांश कहलाता है। तो दोहरा लेखा प्रणाली में लेखांकन के 3 चरण हो गए। पहला प्रारंभिक लेखा, प्रारंभिक लेखे का काम करते हैं, ये आप सीखेंगे, ये प्रैक्टिकल काम है आपका। फिर वर्गीकरण कैसे होता है उसका, वो सिखाया जाएगा आपको। और आखिरी में जाके आपको व्यापार का सारांश क्या निकला, सारांश इसको लाभ हानि, इसको अंतिम खाते भी बोलते हैं। अब आधुनिक नाम इसको वित्तीय विवरण बोलते हैं। अंतिम खाते या सारांश या वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरण के अंतर्गत
मोटे तौर पर दो भाग होती हैं, आय विवरण और चिट्ठा। आय विवरण से हम व्यापार की लाभ हानि का पता करते हैं और चिट्ठे से व्यापार की आर्थिक, इसको सारांश कहा जाता है। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली के 3 चरण हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, दोहरा लेखा प्रणाली के क्या गुण, लाभ, उद्देश्य, महत्व हैं? इस प्रणाली को लोग क्यों अपनाते हैं? ऐसी इसकी क्या विशेषताएं, अच्छी विशेषताएं, क्या लाभ है इसके गुण, ये देखिए। पहली इसका जो गुण है, महत्व है, वो है पूर्ण विवरण। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन का लेखा 2 खातों में किया जाता है, जिससे हर सौदे का पूरा विवरण पुस्तकों में मिल जाता है। कोई भी लेन देन किया है 2 खातों में लेन देन होने के कारण इसका हम समय आने पर या आवश्यकता पड़ने पर हम इसका पूरा विवरण देख सकते हैं। ये इसका फ़ायदा है, इसका लाभ है, यही इसका उद्देश्य है और ये इसका महत्व है। विश्वसनीय सूचना, खाता बही में व्यक्ति, वास्तविक और आय व्यय संबंधी सभी खाते स्वतंत्र रूप से रखे जाते हैं, जिसमें विभिन्न खातों की जानकारी मिलती रहती है। हमें जो सूचना चाहिए होती है व्यापार से संबंधित, लेखांकन से संबंधित, वो सारी की सारी सूचना इस प्रणाली के अंतर्गत प्राप्त हो जाती है। इसलिए ये विश्वसनीय सूचना प्रदान करने वाली प्रणाली है, ये इसका फ़ायदा है। खातों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं इस प्रणाली में अंतर्गत। हम जो भी लेखांकन का काम करते हैं तो एक तलपट बनाया जाता है। तलपट जो भी हमने लेखांकन का काम किया है उसमें गणित संबंधी त्रुटियां होने की संभावना रहती है, जैसे जोड़ने, घटाने या लिखने में अंकों की गलती हो जाती है, तो उसका हम परीक्षण कर सकते हैं इस प्रणाली के अंतर्गत। इसके लिए एक तलपट बनाया जाता है। तलपट खातों की एक सूची होती है, जिसमें डेबिट को हम एक तरफ लिखते हैं और क्रेडिट। तो जब अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपको सारांश बताया था, तो सारांश तैयार करने के लिए तलपट तैयार किया जाता है। तलपट के आधार पर ही सारांश तैयार होता है। जैसे प्रारंभिक लेखे में तो वाउचर आधार होता है, वर्गीकरण करने के लिए नकल बही आधार होता है। सारांश के लिए जब वर्गीकरण का पूरा काम हो जाता है तो सभी खातों के हम एक सूची तैयार कर लेते हैं साल के अंत में, जिसको हम तलपट कहते हैं। और तलपट बनाने के 2 ही उद्देश्य है। एक तो हम गणित संबंधी शुद्धता की जांच कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने काम किया है कहीं जोड़ने, घटाने, लिखने में कोई त्रुटि तो नहीं हो गई। दोहरा लेखा के सिद्धांतों के अनुसार जितनी राशि हमने डेबिट की है उतनी क्रेडिट हुई है कि नहीं, ये परीक्षण हो जाता है। दूसरा, हमें जो सारांश बनाना है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, कच्ची सामग्री चाहिए, वो इससे उपलब्ध होती है। तो ये इसका ये फ़ायदा है। फिर लाभ हानि का ज्ञान। इस प्रणाली में व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाता बना करके हम सकल लाभ या हानि, शुद्ध लाभ और हानि ज्ञात कर सकते हैं। तो व्यापार करने का उद्देश्य लाभ हानि कमाना होता है। तो व्यापारी एक निश्चित समय के बाद ये जानना चाहता है कि उसको लाभ हो रहा है कि हानि। लाभ हानि को 2 तरह से तोलते हैं। जैसे मैं कहूँ कि मैंने 10,000 की चीज़ खरीदी और 15 में बेच दी, तो आप कहेंगे 5,000 का लाभ हो गया। तो इसको अकाउंटिंग की भाषा में सकल लाभ बोलते हैं, ये पूरा 5,000 हमें नहीं बचा। अब 5,000 कमाने के लिए जैसे मान लीजिए हमने 2,000 रुपये खर्च कर दिए, वेतन में, बिजली में, भाड़े में, टैक्स भी इसमें चले गए, तो 5 में से 2 चले गए तो 3 ही बचे। इसको शुद्ध लाभ बोलते हैं। तो सकल लाभ और शुद्ध लाभ में अंतर होता है। तो सकल लाभ जानने के लिए व्यापार खाता, अब कैसे बनता है सीखेंगे आप, और शुद्ध लाभ हानि जानने के लाभ हानि खाता बनाया जाता है। मोटे तौर पे आपको समझ में आ गया होगा। सामान्यतः 10,000 की चीज़ खरीद के 15 में बेच रहे हैं, तो आप कहेंगे ये 5,000 का लाभ हुआ, तो इसको अकाउंटिंग की भाषा में सकल लाभ बोलते हैं। बट इस 5,000 को प्राप्त करने के लिए हमने 2,000 रुपये और खर्च कर दिए, बिजली बिल में चले गए, टेलीफोन में किराए में, टैक्स में चले गए, तो अब आपके पास तो 3 ही बचे ना। इसको अकाउंटिंग की भाषा में शुद्ध लाभ बोलते हैं। तो दोहरा लेखा प्रणाली में हम लाभ हानि का ज्ञान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ये इसका फ़ायदा है। इस प्रणाली में चिट्ठे का निर्माण बनाने में भी समझ सामग्री प्रस्तुत करती है। व्यापारिक चिट्ठा बनाकर अपने व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि पिछले उसमें भी बताया था, चिट्ठा व्यापार की आर्थिक तस्वीर है। ये
इस प्रणाली के अंतर्गत आसानी से तैयार किया जा सकता है। हम समय समय पर चिट्ठा बना करके हम अपने व्यापार की वित्तीय स्थिति की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसलिए भी ये प्रणाली लोकप्रिय है, ये इसका गुण है, ये लाभ है, इसका उद्देश्य है, ये इसका महत्व है। इसलिए दोहरा लेखा प्रणाली, तो दोहरा लेखा प्रणाली पूर्ण वैज्ञानिक प्रणाली है। दुनिया के अधिकतर देश लेखांकन का काम दोहरा लेखा प्रणाली के माध्यम से ही करते हैं। तो आप बच्चों दोहरा लेखा प्रणाली कक्षा 11 में पढ़ेंगे। अब अगला क्वेश्चन है दोहरा लेखा प्रणाली के दोष या सीमाएं। कोई भी काम होता है उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां होती हैं, इसको कमियां भी कह सकते हैं अपन। तो कमियां क्या हैं देखिए। दोहरा लेखा प्रणाली पूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्थित विश्वसनीय प्रणाली है, फिर भी इसमें दोष मुक्त नहीं है। पूर्ण वैज्ञानिक है, व्यवस्थित है, विश्वसनीय है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। और वो सीमाएं एक तरह से ये कहें कि जो व्यक्ति काम करता है यदि वो सावधानी रखे तो फिर वो दोष रहित ही कही जाएगी। जैसे किसी व्यवहार की प्रविष्टि छूट जाना, इस प्रणाली का ये दोष है। यदि आपने किसी से कोई चीज़ खरीदी और बेची, उसको प्रारंभिक लेखे में नहीं लिखा तो वर्गीकरण में भी नहीं जाएगा, वर्गीकरण में नहीं जाएगा तो सारांश में भी शामिल नहीं जाएगा। तो ये पता करना मुश्किल काम होता है कि कोई सौदा छूट गया लिखने से ही पहले ही, तो फिर वो पता नहीं चल पाता है। छूट गया मतलब कभी कभी पता चल जाता है, तो बट सावधानी से काम किया, ये इसका दोष है। गलत रकम लिख जाना, यदि इस पर किसी व्यवहार की प्रविष्टि करते समय गलत रकम लिखी जाए तो ऐसी अशुद्धि का भी पता नहीं चल पाता है। जैसे मैं कहूँ कि मैंने 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो नामे में भी मैं 10,000 लिखूँगा और जमा में भी 10,000 लिखूँगा, इसी को दोहरा लेखा कहेंगे। और दोनों तरफ मैं एक एक जीरो कम कर दूँ, 10 की जगह 1,000 लिख दूँ, तो फिर ये पता करना मुश्किल काम होता है, क्योंकि दोनों तरफ मैंने गलती कर दी। और ऐसा होता है स्वाभाविक रूप से कि 10,000 को कई बार हम 1,000 लिख देते हैं, 1,000 को 10,000 लिख देते हैं, या तो एक जीरो कम कर दें दोनों तरफ या एक जीरो बढ़ा दें, तो उसका पता करना मुश्किल काम होता है। तलपट से भी पता नहीं चलता वो, ये इसका दोष है। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, ये क्षतिपूरक अशुद्धियाँ ही बोल रहा था। एक तरफ 10,000 की चीज़ में 1,000 लिख रहा हूँ तो 9,000 दोनों तरफ कम कर रहा हूँ। एक गलती दूसरी गलती को छिपा रही है, ये क्षतिपूरक अशुद्धि ही कहलाती है। यदि किसी खाते के एक पक्ष में रकम कम या अधिक लिखी जाए और उतनी ही रकम दूसरे खाते के में कम या ज़्यादा लिखी जाए तो उसको ढूंढना मुश्किल काम होता है। तो दोहरा लेखा प्रणाली में क्षतिपूरक अशुद्धियाँ तलपट को प्रभावित नहीं करती, चिट्ठे को प्रभावित नहीं करती, ये इसका दोष है। यदि व्यक्ति को लेखांकन के सिद्धांतों का सही ज्ञान नहीं है और उसने किसी दूसरे खाते में राशि लिखना थी और दूसरे खाते में लिख दी, तो उसको ढूंढना भी मुश्किल होगा। जैसे नाम के कई व्यक्ति होते हैं, राम और रामा, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। तो राम यदि सही खाते की बजाय किसी दूसरे खाते में लिखा हो जाता है तो इसका भी पता नहीं चलता है। खर्चीली प्रणाली, दोहरा लेखा प्रणाली अनेक प्रकार की बहियाँ रखना पड़ती हैं। इनमें लेखा करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता होती है, इसे अधिक पारिश्रमिक देना पड़ता है, अतः यह प्रणाली खर्चीली मानी जाती है, इसका दोष है। बहुत सारी बहियाँ होती हैं, बहियाँ महंगी भी आती हैं, काम करने वाला व्यक्ति भी प्रशिक्षित होता है, उसको वेतन भी अधिक देना पड़ता है। तो ये इसके 5 दोष हो गए। बट फिर भी ये प्रणाली वैज्ञानिक है, व्यवस्थित है, विश्वसनीय है, इसलिए दुनिया के सारे देश लेखांकन का काम इसी प्रणाली से करते हैं। तो ये आज का जो पूरा का पूरा वीडियो है वो दोहरा लेखा प्रणाली पर आधारित था, और अगली जानकारी के लिए आप इंतज़ार करें। धन्यवाद।